नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय क्रमांक 5 अपना चल रहा है, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अर्थात हम इसमें भारत की जैव विविधता से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं। जैव विविधता से संबंधित कैसे? जैव विविधता के संदर्भ में प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता की चर्चा की जाती है। कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और कितने प्रकार के उनमें वन्य प्राणी अर्थात वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हम इन दोनों की चर्चाएं कर रहे हैं, अर्थात हम जैव विविधता की चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। वे पर सारी प्रजातियां आपने पिछले वीडियोस में देख रखी है कि कितनी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों में विविधता है, कितनी विविधता आपके वन्य प्राणियों में है। तो इसी संबंधित जानकारियां हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और यहां हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पतियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पतियां तो आपको पता ही है, पीछे हम परिभाषाएं पढ़ चुके हैं प्राकृतिक वनस्पतियों की कि भाई मानवीय हस्तक्षेप के बिना जो वनस्पतियां अपने आप ही उगती है, अपने आप ही उनमें वृद्धि होती है, वे प्राकृतिक वनस्पतियां कहलाती है। वनस्पतियों को हम भारत के संदर्भ में कहें तो भारत के संदर्भ में ये 5 प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेगी। एक तो वे वनस्पतियां मिलेगी जो आपके गर्म और आर्द्र प्रदेशों में उगते हैं, जिसमें आपकी गर्मी भी ज्यादा रहती है, आर्द्रता भी ज्यादा रहती है, वे कहलाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे वे होते हैं जो आपके मानसूनी क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि मानसून जो आपके वर्षा पर निर्भर करते हैं, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में या फिर जहां पर सर्वाधिक आपके मानसूनी वनस्पतियां उगती है, वो कहलाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों को मानसूनी वन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें आपके ऋतु के अनुसार इनमें पत्ते गिर जाते हैं। एक ऐसी ऋतु आती है जिसमें इनके पत्ते गिर जाते हैं। तो वही जब ऋतु के अनुसार इनके पत्तों की दशाएं बदलती है तो उन्हें मानसूनी वन कह सकते हैं। जैसे जब ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा बदल दे तो उसे मानसूनी जलवायु कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार एक ऋतु में इनके पत्ते गिर जाते हैं तो इन्हें मानसूनी वन कह देते हैं और इनका वास्तविक नाम होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर आती है आपके कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं। ये कौन से आते हैं? उत्तरी राजस्थान, जैसे उत्तरी और पश्चिमी भारत में आते हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। इन क्षेत्रों में क्या होते हैं? जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियां हैं जिनमें आपके छोटी छोटी पत्तियां होती है, कांटे बहुत अधिक होते हैं, झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, तो वे कहलाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन व झाड़ियां। फिर आते हैं आपके जैसे भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियां उगती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में आपके अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां उगती है, उनमें ऊंचाई के अनुसार विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे जैसे पर्वत के गिरिपाद में अलग प्रकार की वनस्पति होगी, पर्वत के जैसे मध्यवर्ती भाग है उनमें अलग प्रकार की वनस्पति होगी, और जो सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वत के भाग है वहां पर अलग प्रकार की वनस्पतियां होती है। पर्वतों के बीच में जो घाटियां हैं वहां पर अलग प्रकार की वनस्पतियां होती है। तो ये सारी वनस्पतियां हम पढ़ेंगे पर्वतीय वनों के अंतर्गत। और फिर आते हैं आपके जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर आपके मैंग्रोव वनस्पतियां विकसित होती है, जिनके लिए क्या होते हैं, जिनकी विशेषता होती है कि एक विशेष प्रकार की ये वनस्पति है जिनको खारा पानी चाहिए और इनकी जड़ें हैं वो खारे पानी के अंदर होनी चाहिए। अब ये वनस्पतियां भारत में 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो सदा हरे भरे रहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिनको इस कलर से दर्शाया गया, सदाबहार वन है उनको डार्क ग्रीन से दर्शाया गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इनको लाइट ग्रीन से दर्शाया गया है मानचित्र में। पर्वतीय वनों को आपके इस अलग कलर से दर्शाया गया है। मैंग्रोव वनों को आपके कुछ अलग कलर से दर्शाया है, इस प्रकार का कलर है। और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है उनको आपके हल्के पीले कलर से दर्शाया गया है। अब देखिएगा जब आप सदाबहार वनों की बात करेंगे तो ये देखो एक समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। यहां पर आपके जो सह्याद्री पर्वत है, आपके जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी ढलानों पर मिलेंगे। यहां पर आपके नीलगिरी, अनामलई, कार्डेमम पहाड़ियों पर मिलेंगे। यहां पर आपके मालाबार तट में मिलेंगे जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। लक्षद्वीप समूह पर मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मिलेंगे। इसी प्रकार से यहां पर आपके ओडिशा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। यहां पर पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में मिल जाएंगे, चाहे आपका मेघालय हो, असम हो, या फिर आपके यहां पर इधर पूर्वोत्तर के सारे क्षेत्र जैसे आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन राज्यों में देखने को मिल जाते हैं। फिर आप दूसरे आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत वन होते हैं, जैसे आपके प्रायद्वीप में भी मिलेंगे, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर भी मिलेंगे, यहां पर आपके मध्यवर्ती भारत में भी मिलेंगे, जो आपके मध्य उच्च भूमि वाला क्षेत्र आता है ना, जैसे आपका विंध्याचल है, सतपुड़ा है,
अमरकंटक का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, इन सभी क्षेत्रों में, जैसे आपके उत्तर भारत में जो गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र है, या फिर आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग है, यहाँ पर फिर जम्मू कश्मीर का कुछ भाग है, तो यहाँ पर आपके देखने को मिलते हैं। खैर जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल प्रदेश तक है। फिर आपके 30 आते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन यहाँ पर देखिएगा मिलेंगे तटीय क्षेत्रों में, यहाँ पर आपके अलग अलग जगह पर मिलेंगे, जैसे सुंदरवन डेल्टा में मिलेंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, यहाँ आपके ओडिशा में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। यहाँ पर आपके मैंग्रोव वन इस अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर भी देखने को मिल जाते हैं। फिर आप उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की बात करेंगे तो ये कंटीले वन यहाँ पर देखिएगा उत्तरी पश्चिमी भारत में देखने को मिलेंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, मध्य प्रदेश के, गुजरात के कुछ क्षेत्र। और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों में ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से भारत में ये 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, और इन 5 वनस्पतियों के मैंने आपको क्षेत्र मानचित्र पर दर्शा दिए गए हैं। उम्मीद है आप इनको अच्छे से समझ गए हैं। आपको जब भी हम किसी वनस्पति का नाम लेंगे, आपको क्षेत्र आपके दिमाग में हाईलाइट हो जाएगा। हाँ, मैंग्रोव वनों की बात कर रही है तो हाँ, यहाँ पर ये मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। पर्वतीय वनों की बात हो रही है, हाँ, ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाले वन है। पर्वतीय वन देखिएगा यहाँ पर आपके, जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, यहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये देखने को मिल जाते हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी एक एक वनस्पतियों की विस्तार से चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले आती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब क्या होता है? वे वनस्पतियां जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में विकसित होती है और सदा हरी भरी रहती है। अब सदा हरी भरी रहने के लिए किस प्रकार की आवश्यकताएं होती है इनके लिए? इनको वर्षा अधिक चाहिए और तापमान भी इनको अधिक चाहिए, यानी कि इनको गर्म जलवायु चाहिए और इनको आर्द्रता चाहिए। तो इनके लिए वर्षा कितनी चाहिए होती है? इनके लिए चाहिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा चाहिए। और फिर इनको ऊंचाई कितनी होती है वनस्पतियों की? तो इसमें पेड़ पौधे आपके 60 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधे भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई वाले पेड़ मिलेंगे 60 मीटर से भी अधिक। अब इनके लिए आपको क्षेत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या पढ़ा है? आपने पीछे पढ़ा है भारत में वर्षा वितरण। वर्षा वितरण आपको अच्छे से याद है भाई। भारत में कौन कौन से वर्षा, आपके कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आपके सर्वाधिक वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? उन्हीं क्षेत्रों में आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विकसित होंगे। अब आपको 200 वर्षा को भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जब आपको पता है कि जैसे वर्षा सर्वाधिक कहां पर होती है? जो पर्वतों का जो आपके पवन अभिमुखी ढाल होता है वहां पर वर्षा अधिक होती है। तो आपको पता रहता है कि भाई मानसून ऋतु के दौरान पवन अभिमुखी ढाल किसका रहता है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान रहता है। फिर अधिक वर्षा की बात आती है तो हिमालय का क्षेत्र आ जाता है, हिमालय का तराई क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये आपके सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है जिन पर आपके इस प्रकार की वनस्पतियां विकसित हो जाती है, जिनमें ऊंचाई आपके 60 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई हो सकती है। फिर इन वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? इनके देखिएगा इस प्रकार की तो सघन वनस्पतियां होती है, इनके पत्ते बहुत अधिक चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। तो इस वजह से यहां पर इनके जो धरातल होता है नीचे, वहां पर आपके पृथ्वी सतह तक इनकी सूर्य की किरणें भी इन पौधों के नीचे कम पहुंच पाती है। अब देखिएगा इन वनस्पतियों को आप देखेंगे तो इस प्रकार की इसमें परतदार संरचनाएं देखने को मिलती है। जैसे जैसे इसमें देखिएगा आपको किस प्रकार के अलग अलग प्रकार की परतें देखने को मिलती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के पौधे मिलेंगे। जब आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र देखेंगे, आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के जंगल में आप जाएंगे, सदाबहार वन क्षेत्र के अंतर्गत आप जाएंगे तो यहां पर आपको धरातल के पास में यहां पर छोटी घासें देखने को मिलेगी। फिर छोटी घासों के साथ यहां पर आपके 1.5 मीटर तक की ऊंचाई के पौधे मिलेंगे। फिर आपके झाड़ी परत देखने को मिलेगी जो 1 से 1.5 मीटर या फिर अधिकतम यहां पर 5 मीटर तक के पौधे मिलेंगे। फिर आगे चलेंगे तो आपके नवीन वृक्ष मिलेंगे। जो नए वृक्ष उगे हैं वो मध्यम ऊंचाई के मिलेंगे, 20 मीटर से कम ऊंचाई के वृक्ष होते हैं। जो नए नए वृक्ष हैं अभी वृद्धि कर रहे हैं वो। फिर आगे चलेंगे तो आपको वितान पर्वत मिलेंगी जहां पर आपके 40 मीटर तक के पौधे देखने को मिलेंगे। फिर आगे चलेंगे तो निंगत परत मिलेगी जहां पर अधिकतम 60 मीटर ऊंचाई के वृक्ष देखने को मिलेंगे, और कुछ वृक्ष तो होंगे जो 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई के होंगे, यानी कि 60 मीटर के वृक्ष, 60 मीटर से अधिक ऊंचाई के वृक्ष। फिर आपके 40 मीटर से या 40 मीटर की ऊंचाई तक के वृक्ष। फिर आपके 20 मीटर की ऊंचाई के वृक्ष, 5 मीटर के, 1.5 मीटर के, और सतह पर आपके बहुत सी छोटी छोटी घासें। और इनके आप पत्ते देख पा रहे हो कितने होते हैं? इस प्रकार से आपके बहुत अधिक चौड़े चौड़े पत्ते देखने को मिलते हैं। ये पौधे आपके लंबाई के साथ में वृद्धि करते हैं। इनके तने बहुत अधिक लंबे लंबे तने होते हैं। तने आपके जो चौड़ाई में इनके थोड़े कम फैलते हैं, तनों की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ती है।
और इनकी चौड़ाई भी, मोटाई भी इनकी काफी अधिक होती है, लेकिन लंबे ये आपके बहुत अधिक लंबे होते हैं। इनकी शाखाएं आपके बहुत ही अधिक ऊंचाई पर जाकर निकलती है। यहां पर आप इस वृक्ष का तना देखिएगा, यहां पर शाखाएं नहीं मिल रही है, शाखाएं बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद में मिल रही है। फिर इसमें यहां पर बहुत सारी लताएं देखने को मिलेगी। यहां पर ये क्या है, बेलें हैं, यहां पर बेल या लताएं। इनके साथ में वृक्षों के ये जो तने होते हैं ना, इन तनों के आसपास में लताएं विकसित हो जाती है, जो यहाँ से पृथ्वी सतह से लेकर आपके 60 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर बहुत सारी बेलें या लताएं देखने को मिल सकती है। तो ये इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं होती है। अब ये वन कहां पर विकसित होते हैं, उष्ण और आर्द्र जलवायु में विकसित होते हैं, जिनको तापमान भी अधिक चाहिए होता है और वर्षा भी अधिक होती है। अब यहां पर आप एक बात सोचेंगे कि ये पौधे इतने अधिक पेड़ है, वो इतने अधिक लंबाई कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, इनकी जलवायु दशाएं हैं जो इनकी लंबाई वृद्धि करने में सहायक होती है। इनको आपके बहुत अधिक वर्षा प्राप्त हो जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यहां पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएगी। फिर वायुमंडल में आर्द्रता और अधिक रहेगी, यानी कि भरपूर इनमें नमी रहेगी, और तापमान इनका बहुत अधिक रहेगा क्षेत्र का। तो जहां पर जिस क्षेत्र को या जिस पौधे को पानी भी अधिक मिल रहा है और तापमान भी अधिक मिल रहा है, तो वो पौधा तेजी से वृद्धि करेगा, तीव्र ग्रोथ करेगा। इसी वजह से इनकी लंबाई अधिक हो जाती है। फिर यहां पर बहुस्तरीय संरचनाएं देखने को मिलती है। यह हमने देख ली संरचनाएं, घास मिल रही है, झाड़ियां मिल रही है, नवीन वृक्ष मिल रहे हैं, जिसमें आपके 20 मीटर की ऊंचाई के हैं, फिर आपके 40 मीटर, फिर 60 मीटर या फिर 60 मीटर से अधिक ऊंचाई के, और साथ ही साथ इनमें बहुत सी विभिन्न प्रकार की लताएं या बेलें देखने को मिलती है, जिसमें आपके वृक्ष है, झाड़ियां हैं, लताएं हैं, ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और यहां पर वृक्षों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। देखो, वृक्षों के पत्ते गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो सदाबहार वन है हमेशा पौधा हरा भरा रहता है, इसके पत्ते नहीं गिरते। पत्ते गिरते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स समय नहीं होता है कि इस ऋतु के अंतर्गत पत्ते गिरेंगे। मान लीजिएगा कि यहां पर इस इतने से क्षेत्र के पत्ते गिर गए, लेकिन यहां पर बाकी के पूरे क्षेत्र में पत्ते हरे भरे हैं, नहीं गिरे हुए हैं, तो इसलिए ये सदा हरे भरे रहते हैं। कभी पत्ते गिर जाते हैं, कोई पत्ते वृक्ष गिरते हैं, नहीं गिरते हैं, इस प्रकार से कोई निश्चित समय नहीं होता है इनका, इसीलिए ये साल भर हरे दिखाई देते हैं। इसी हरे भरे दिखाई देने के कारण ही इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इसी कारण इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में विकसित होते हैं। फिर भारत में इनके विस्तार की बात करेंगे तो ये प्रमुख क्षेत्र आते हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत, असम के उत्तरी भाग यानी कि असम के ऊपरी भाग, यानी कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र, और तमिलनाडु का तट। देखो यहां पर मानचित्र में इन क्षेत्रों को लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर यहां पर आप देखेंगे पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी ढलान है। फिर यहां पर तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र आता है। फिर यहां पर देखिएगा आप ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र देखने को मिलते हैं, और ये असम राज्य वाला भाग आ जाता है। असम के साथ ही इनके निकटवर्ती पूर्वोत्तर के भाग, यहां पर मेघालय में भी है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इनमें भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से भारत में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। अब इनमें प्रमुख जो महत्वपूर्ण व्यापारिक महत्व के वृक्ष कौन कौन से हैं, यहां पर व्यापारिक महत्व के आप वृक्षों की बात करेंगे तो यहां पर मिलेंगे आपको आबनूस, जिसे आप एबोनी भी कहते हैं। फिर आपको रबड़ मिलेगा, महोगनी मिलेगा, रोजवुड और सिंकोना जैसे वृक्ष मिलेंगे। इन वृक्षों के आप फोटो देख पा रहे हैं कि जो इस प्रकार का ये वृक्ष होता है, ये आपके एबोनी होता है, जिसे आबनूस कहते हैं। ये आपके रबड़ का पौधा है, जिसे आपके इस प्रकार से रबड़ प्राप्त किया जाता है। यहां पर महोगनी का पौधा ऐसा दिखता है, ये सिंकोना है, ये रोजवुड है। इनके फोटो को अच्छे से देखना, और जब कभी आप इन्हें भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घूमने जाएं, चाहे आपके पश्चिमी घाट में जाएं, असम वाले क्षेत्र में जाएं, कोरोमंडल तट पर घूमने जाएं, या फिर किसी अन्य ऐसे क्षेत्रों में जाएं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त हो रही है, तो वहां पर आप इस प्रकार के पौधों को देखें तो आप पहचान लेना कि हाँ, ये वही वृक्ष है जो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत कक्षा 9th में पढ़े थे। अब यहां पर देखिएगा, ये जो पौधा है ये रबड़ का पौधा है। ये कौन सा पौधा है भाई, रबड़ का पौधा है। अब यहां पर इस प्रकार से जो पीछे सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी रबड़ के पौधे हैं। ये इस प्रकार से होते हैं, तना इनका काफी लंबा होता है, और अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद में तने से शाखाएं निकलती है, तो तना इनका काफी बिना शाखाओं युक्त इनका तना रहता है। अब इसे यहां पर रबड़ कैसे प्राप्त किया जाता है, जब एक पौधा आपके बहुत बड़ा हो चुका होता है और इसमें रबड़ एक द्रव के रूप में रहता है। द्रव के रूप में कैसे होता है, जैसे आप कोई हरे पौधे को लीजिएगा और उसकी टहनियों को तोड़िएगा, उसकी जो कच्ची टहनियां होती है, जहां पर पत्तियां होती है, पत्तियों के पास में से तोड़िएगा। जैसे जैसे यहां पर आपकी ये जो टहनी होती है,
जिसके यहां पर ऐसी पत्तियां लगी होती है, जैसे आपने ये ले लिया, तो इन पत्तियों को यहां से आप तोड़ेंगे तो इनके पास में जब इनको हाथ से आप पींचने वाले होते हैं, दबाते होते हैं हाथ से नाखून से, तब इनमें से आपके पानी निकलता है। लेकिन रबर के पौधों में क्या होता है, अब जब आप इन शाखाओं को ऐसे तोड़ते हैं तो इनमें से यहां पर आपके क्या निकलता है, दूध टाइप का सफेद पदार्थ निकलता है, सफेद चिपचिपा सा दूध के जैसा पदार्थ निकलता है, और यही पदार्थ रबर कहलाता है। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं, प्राप्त करने के लिए यहां पर जो किसान क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक यहां पर कट लगाते हैं, जो ये पौधे की छाल होती है तने की, इस तने की छाल को यहां से इस प्रकार से कट कर दिया जाता है, और इस पूरी पौधा होता है, इस पूरे पौधे के चारों तरफ इस प्रकार से लगाया जाता है कट, और यहां पर बांध दिया जाता है, कोई पात्र बांध दिया जाता है ऐसा, जिसके अंतर्गत यहां से जो कट लगाए हुए से तरह वहां से पानी, ये जो आपके रबर की बूंदे यहां पर इसके अंदर गिरती रहे। अब यहां पर कट केवल तने पर नहीं लगा होता है, जितनी भी इसकी शाखाएं होती हैं इन सब शाखाओं से कट लगाया जाता है, और इस प्रकार से लगाया जाता है कि एक बूंद भी रबर की यहां पर जो द्रव होता है इसकी नीचे नहीं गिरे, यहां पर नालीनुमा संरचना बनी रहती है पतली सी, इस संरचना के माध्यम से द्रव आता रहे और आकर इस पात्र में इकट्ठा हो जाता है। और जब ये पात्र यहां पर भर जाता है तो इस पात्र को बड़े पात्र में खाली कर लिया जाता है, बड़े टैंक में खाली करते रहते हैं, और इस पर फिर से यहां पर इसको बांध दिया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक पौधे से रबर प्राप्त करने की यही प्रक्रिया रहती है। तो आप इन रबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अच्छे से याद रखना कि रबर कैसे प्राप्त होता है। ये एक बहुत ही मेहनत का काम होता है, इसमें एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको कर सकता है। इसके लिए देखो, पेड़ पर अच्छे से चढ़ने वाला होना चाहिए, फिर इनको इस पेड़ पर आप तन्ने पर चढ़े हुए हैं, फिर आप यहां पर अपने हाथ में कोई तीखा औजार ले रखा है और उसे यहां पर इस प्रकार से इसकी छाल को छीलते जा रहे हैं, और यहां पर ऐसी नालीनुमा संरचनाएं बना रहे हैं ताकि प्रत्येक टहनी से जो द्रव निकल कर आएगा वो सारा द्रव इसी पात्र में इकट्ठा हो। तो इस प्रकार क्या होती है, एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। फिर इसको कहां पर भेजा जाता है, फिर इस रबर को भेजा जाता है फैक्ट्रियों के अंतर्गत, और उन कारखानों में इस रबर को आपके संश्लेषित करते हुए विभिन्न आपके जैसे रबर के सामान बनाए जाते हैं, जैसे आप टायर देखते हैं, ट्यूब देखते हैं, विभिन्न प्रकार के रबर के और भी सामान देखते हैं, वो सारे इसी रबर से तैयार किए जाते हैं। फिर आप इन वनस्पतियों में आपके कुछ जीव जंतु भी पनपते होंगे, रहते होंगे, निवास स्थान होता होगा। हाँ भाई, जहां पर भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वहां पर आपके बहुत से जीव जंतुओं का निवास स्थान होता है। जैसे आप इन सदाबहार वनों में देखेंगे तो यहां पर हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण, इस प्रकार के वन आपके पशु देखने को मिलते हैं। लेमूर क्या है, ये आपका लेमूर नामक जानवर होता है, इस प्रकार का एक छोटा जानवर होता है लेमूर, जिसको आपको भूगोल में आगे हम पढ़ेंगे। लेमूर के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं जब आप 11वीं क्लास में आएंगे। तो हाथी को आप जानते ही है, आपके क्षेत्रों में भी कई बार घूमते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार लोग क्या होते हैं, हाथी को लेकर अपने जो घूमते हैं ना, कुछ घुमक्कड़ू जातियां होती है। हिरण देखने को मिलते हैं, एक सींग वाला गेंडा मिलता है। एक सींग वाला गेंडा आपके सर्वाधिक मिलेगा आपको असम में। असम राज्य के अंतर्गत आपके एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं। पक्षी बहुत सारे मिलेंगे, जैसे पक्षियों में आपको मोर मिल जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यहां पर आपके चिड़ियाएं मिलेगी बहुत सारी, उन चिड़ियों में आपके जैसे गोरैया है, यहां पर आपको कोयल मिल जाएगी, मैना मिल जाएंगे, तोता मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको चमगादड़ मिल जाएंगे, रेंगने वाले जीव मिल जाएंगे। रेंगने वाले जीव जैसे जैसे आपका ये चल रहा है लेमूर है तो इसके पंजे पैर है, इनसे चल रहा है। हाथी है तो बड़े बड़े पैर हैं इसके, लेकिन जो रेंगते हैं अपने शरीर से रेंगते हुए चलते हैं, जैसे जैसे आपके सर्प होता है, इस प्रकार के रेंगने वाले जीव यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो का लर्निंग आउटकम रहता है भारत की वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार, भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, और उन वनस्पतियों में से जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उन सदाबहार वनों की विशेषताएं, सदाबहार वनों के उदाहरण, और उन सदाबहार वनों में निवास करने वाली प्रमुख आपके जीव जंतु कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्राणी जगत उनमें निवास करते हैं, उन सब के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। और उम्मीद करते हैं कि आप इन सबको अच्छे से सीख लिए हैं, जान लिए हैं। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल को पढ़िएगा और फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां कितने प्रकार की पाई जाती है? भारत प्राकृतिक वनस्पतियों की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है, तो भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिएगा, हमने वीडियो की शुरुआत में बात की भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 पर आप देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
इनको हमने विस्तार से इसी वीडियो के अंतर्गत पढ़ा है। दूसरे आते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से आते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनके साल में एक बार पत्ते गिर जाते हैं, वो पर्णपाती वन होते हैं, यानी कि एक पूरी ऋतु शुष्क आ जाती है। तीसरे आते हैं आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन एवं झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जिन्हें आप कांटेदार वन भी कह सकते हैं, कंटीले वन वे झाड़ियां। चौथे आ जाते हैं 4 नंबर पर पर्वतीय वन, जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और नंबर 5 पर आ जाते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन। तो इस प्रकार से भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें से हम इन वनस्पतियों को अच्छे से इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। आगामी वीडियोज में इन वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। सवाल नंबर 2 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है? इन सदाबहार वनों के लिए जलवायु कैसी चाहिए आपको? शुष्क जलवायु, शीत जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या उष्ण व आर्द्र जलवायु? देखिएगा, नाम क्या है इनका वनस्पतियों का? सदाबहार वनस्पतियां। कौन सी सदाबहार? जो उष्णकटिबंधीय है, अर्थात इनको चाहिए उष्ण जलवायु। तो आपका शुष्क होगा नहीं, शीत होगा नहीं, शीतोष्ण होगा नहीं, उष्ण होगा। और सदाबहार है, सदाबहार है, हमेशा हरी भरी रहती है, तो उनके लिए आर्द्रता अधिक चाहिए। तो इन्हें उष्ण व आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती, देखने इनको उष्ण तथा आर्द्र प्रकार की जलवायु इनको आवश्यक होती है। भारत में ये कहां कहां पर है? तो भारत में ये मिलेगी आपको, जो ये वनस्पतियां ये कहां पर मिलेगी? पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। फिर आपको मिलेगा तमिलनाडु के तट पर, यानी कि तमिलनाडु तट का नाम क्या है भाई? कोरोमंडल तट। आपको मिलेगी असम राज्य के अंतर्गत, असम राज्य के ऊपरी भागों में। आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल में, आपको मिलेंगे ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से भारत में ये आपको और मिल जाएंगे भारत के द्वीप समूहों पर। कौन से द्वीप समूह है? तो भारत में 2 ही द्वीप समूह हैं, उन दोनों द्वीप समूहों पर आपको मिल जाएगी। कौन कौन से पर? एक तो आ जाता है आपका लक्षद्वीप समूह, और एक आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहां पर आपके ऐसी वनस्पतियां देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का उदाहरण नहीं है? नीचे कुछ वृक्षों के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है। जब ऐसे सवाल आए ना, तो उसमें आपको ध्यान रखना, एक तो नहीं का पूछा है या है का पूछा है, ये आप ध्यान बहुत विशेष रूप से रखना। महोगनी, रोजवुड, रबर या फिर बबूल, इनमें से आप देखेंगे महोगनी, रबर, रोजवुड, ये तीनों के तीनों क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये क्या है भाई? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। लेकिन जो आपका बबूल है, ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है। कैसा है? ये कंटीला वन है, कंटीला वृक्ष है, जो कि आपके शुष्क वनों के अंतर्गत आ जाता है। ये आपके सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? तो ये जो बबूल, खेजड़ी, खेर, केर, ऐसे कंटीले वनस्पतियां होती है, जो कि जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं सदाबहार वन, जो अभी हमने देखा था, महोगनी, रोजवुड, सिंकोना, ये आपके सदाबहार वनों के उदाहरण हैं। ठीक है, और रबर की तो हमने पूरी प्रक्रिया देखी थी कि किस प्रकार से आपके रबर तैयार किया जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके ज्ञानवर्धन में सहायता मिली होगी। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ भी प्रेषित करते रहना। हम मिलेंगे आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।